दोस्तों, धांधु का विवाह किस प्रकार से संपन्न हुआ? किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की सारी सेनाओं को जादू से पत्थर बना दिया जाता है? तब ऊदल उनकी मदद के लिए जाते हैं और धांधु का विवाह संपन्न कराते हैं। यह भीषण संग्राम किस प्रकार हुआ? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं। बच्छराज की मृत्यु के पश्चात उत्पन्न हुए बच्चे को अशुभ जानकर रानी, जो परमाल राजा की पत्नी थी, रानी मल्हना, उसने उस बच्चे को बांदी के हाथ में दे दिया था। राजा परमाल ने बांदी को एक जगह अलग मंदिर में स्थान दे दिया और बच्चे का लालन पालन करने को कहा। जब वह बांदी गंगा स्नान को गई तो पृथ्वीराज चौहान ने किसी नटनी के हाथों उस बालक को उठवा लिया। उसके चाचा के पास कोई भी संतान नहीं थी, अतः उसे गोद दे दिया गया। बांदी ने बच्चे के खोने की सूचना राजा परमाल को दी। तब कुछ दिन बाद यह समाचार मिला। तब परमाल आश्वस्त हो गया कि शिशु जहाँ जा पहुँचा है वहाँ भी उसका लालन पालन अच्छी तरह से ही हो जाएगा। अतः राजा परमाल ने स्वयं को मन में संतोष दिया। उसी बच्चे का नाम धांधु रखा गया, क्योंकि वह बहुत मोटा और हष्ट-पुष्ट था। बलख और बुखारा दो नगर हैं। बलख नगर के राजा हैं अभिनंदन, जो भवानी अम्बा के भक्त हैं। उनकी बेटी चंद्रलेखा है। बुखारे के भूपति का नाम था रणधीर सिंह। दोनों चचेरे भाई हैं। रणधीर सिंह की कन्या केसर है। केसर की सगाई के लिए राजा रणधीर सिंह ने अपने पुत्र मोती सिंह को 4 नेगियों के साथ टीका लेकर भेज दिया। मोती टीका यानी कि सगाई का प्रस्ताव लेकर बहुत से राजाओं के पास गया, परंतु किसी ने भी टीका स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि कन्नौज भी गया वह, परंतु जयचंद ने लाखन की सगाई स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नैनागढ़ में राजा नेपाली सिंह के दरबार में भी मोती टीका लेकर गए, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। उरई नरेश माहेल के पास लड़का पूछने के इरादे से जाने लगे तो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र ताहर रास्ते में मिल जाता है। ताहर ने पूछा, चारों नेगी साथ लेकर कहाँ घूम रहे हो? तभी मोती ने जवाब दिया, राजा माहेल से मिलने उरई में जा रहे हैं, ताकि उनकी जानकारी में यदि कोई विवाह योग्य लड़का हो तो वह बताएं। तभी ताहर ने कहा, दिल्ली में हमारे कान्हा सिंह का पुत्र धांधु विवाह के योग्य है, मेरे साथ दिल्ली चलो। तेलबान की सब क्रियाएं शुरू हो गईं। चौड़ा राय पंडित ने अगहन में बारात ले जाने की तैयारियां करवाईं। ठीक मुहूर्त में दिल्ली से बारात चल पड़ी। हाथी घोड़ों पर सवार बाराती बुखारे के लिए चल पड़े। बारात की सूचना देने को छेदा नाम के बारी को एपनवारी चिट्ठी लेकर भेज दिया गया। छेदा बारी के द्वार पर पहुंचने पर राजा ने मोती सिंह को द्वार पर भेजा, परंतु वह बारी स्वयं दरबार में जा पहुंचा। नेग पूछने पर तलवार से मुकाबला करने का ही नेग बताया। राजा की आज्ञा पाकर ज्यों ही क्षत्रिय वीर आगे बढ़े, छेदा नामक बारी ने तलवार खींच ली और बड़े वेग से तलवार चलाने लगा। छेदा ने घोड़े को एड़ लगाई और मारता काटता हुआ फाटक पर जा पहुंचा और फाटक पार कर गया। छेदा बारी ने आकर अपनी सफलता की सूचना दी। राजा रणधीर सिंह ने दूती बुलाकर कहा कि छल करके धांधु को पकड़कर ले आओ। दूती ने 16 श्रृंगार किए, पालकी पर झागदार पर्दे लगाए और बाग में जा पहुंची। साथ में सहेलियां भी थीं। धांधु भी बाग में बने मठ में दर्शन करने के लिए आए थे। दूती ने धांधु को बुलवाकर परिचय किया। धांधु ने जब बताया कि दिल्ली से राजकुमारी केसर से विवाह करने के लिए आया हूँ, दूती ने तब स्वयं को राजकुमारी केसर बताया और आग्रह किया कि आज रात मेरे साथ चलो, सवेरे ही मैं आपको आपके डेरे तक पहुंचा दूंगी। धांधु ने उसे अच्छा अवसर समझ लिया। उसने अपने हाथी के पीलवान को बुलाकर हाथी डेरे पर ले जाने को कहा और बोला कि मैं स्वयं ही आ जाऊंगा। धांधु दूती के साथ डोले में बैठकर चला गया। महल में पहुंचने पर रणधीर सिंह ने धांधु को एक तहखाने में कैद कर लिया, ऊपर से पत्थर रखकर बंद कर दिया। राजकुमारी केसर को पिता के इस कारनामे का जब पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। उसने अपनी दासी के हाथ पृथ्वीराज को पत्र लिखकर सूचित किया कि दूल्हा तो बंदी बना लिया गया है। पृथ्वीराज चौहान हैरान हुआ कि धांधु उनके चंगुल में कैसे फंस गया। ताहर ने तुरंत अपनी फौज तैयार की और बुखारे पर चढ़ाई कर दी। इधर रणधीर सिंह ने भी बेटे मोती सिंह को सामना करने के लिए तैयार किया। मोती सिंह ने कहा, कौन हमलावर है, कहां से आया है, जरा मेरे सामने आकर जवाब तो दे।
ताहर ने तुरंत सामने जाकर जवाब दिया, हम दिल्ली से धांधु को विवाह करवाने के लिए आए हैं। अपनी बहन का विवाह करा दो, नाहक क्यों खून खराबा कर रहे हो। मोती ने कहा, धांधु बनाफर गोत्रीय है, वह राजपूतों से नीचा है, इससे विवाह नहीं हो सकता। बातों बातों में बात बढ़ गई और दोनों ओर से तोपें दाग दी गईं। गोले दनादन छूटने लगे। फौजें आगे बढ़ रही थीं। फौजें आमने सामने से भिड़ गईं तो भाले और तलवारें चलने लगीं। तलवारों की खनक के बीच और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब तक जीवन नाम की मालन जादूगरनी राजा रणधीर सिंह ने बुलवा ली। उसने पृथ्वीराज की सारी फौज को पत्थर बनवा दिया। सारी फौज जहां की जहां पत्थर बनी रह गई। पृथ्वीराज डेरे से आगे आया ही नहीं, दिल्ली चला गया। उसने स्वयं को पत्थर होने से बचा लिया। केसर को भी पता लगा कि पिथौरा राय दिल्ली लौट गया तो वह निराश हुई। तब उसने महोबा पत्र भिजवाने का निश्चय किया। उसने रानी मल्हना के नाम पत्र लिखा और अपने तोते के गले में बांध दिया। तोता महोबे में ठीक मल्हना के महल में जा बैठा। मल्हना ने अपना नाम देखा तो पत्र खोलकर पढ़ा। केसर ने सब विवरण लिख दिया था कि धांधु को उसके पिता ने तहखाने में कैद कर रखा है। पृथ्वीराज युद्ध छोड़कर दिल्ली चले गए हैं। मेरे ब्याह की संभावना ही नहीं रही। बनाफर गोत्रीय धांधु भी कैद कर लिया गया है। आप चाहें तो हम दोनों का कल्याण करा सकती हैं। माता ने मलखे को बुलवाया और पत्र पढ़वाया। मलखे ने कहा, हमें धांधु को छुड़ाने के लिए जाना ही चाहिए। फिर ऊदल पहुंच गए तो सारी बात सुनकर बोले, धांधु आखिर हमारा भाई ही है, हम तुरंत जाते हैं और उसको छुड़वाकर भंवर भी डलवा देते हैं। आला भी चलने को तैयार हुए। ब्रह्मानंद, ऊदल, मलखान, सुलखान, ढेवा सब ने अपने अपने सैनिक तैयार किए और बुखारे के लिए रवाना होने से पहले राजा परमाल का आशीर्वाद लिया। फिर ऊदल और मलखान पहले पृथ्वीराज चौहान के दरबार में गए। पृथ्वीराज दोनों को आया देखकर हैरान हुआ, परंतु स्वागत किया तथा सम्मान भी किया। पृथ्वीराज चौहान ने बताया, फौज पत्थर हो गई है, जादू के सामने मैं विवश हो गया हूँ। लड़ने जाता तो मैं स्वयं भी पत्थर बन जाता, इसलिए चला आया। अब आप लोगों के साथ हूँ। जादू का जवाब तलवार से नहीं दिया जा सकता है। मलखान की बात मानकर पृथ्वीराज भी सेना लेकर चल पड़ा। बुखारे से 5 कोस पहले ही लश्कर ने डेरे डाल दिए। मलखान ने सबको समझा दिया, अभी किसी को अपने आने का कारण प्रकट मत करना। सबसे पहले हम जोगी बनकर भीतर का भेद लेने के लिए जाएंगे। आप सब डेरे में ही रहना, बाहर जाने का कतई प्रयास न करना। इसके बाद तो मलखान, ढेवा, ऊदल और गंगू चारों जोगी का वेश धारण करते हैं तथा नगर बुखारे में प्रवेश कर जाते हैं। फिर संगीत की मधुर स्वर लहरी गूंजने लगती है। ऊदल ने सुरीली बांसुरी बजाई, वीर मलखान ने खंजरी उठा ली, धांधु भाट ने एक तारा बजाना शुरू किया और ढेबा ने डमरू की तान छेड़ी। तरह तरह के राग रागनी गाने लगे। दरबारी ने पूछा तो ऊदल ने बता दिया कि जोगी बंगाल के रहने वाले हैं, हमारी कुटी गोरखपुर में है और अब हिंगलाज देवी की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राजा के महल के द्वार पर जो संगीत राजा ने सुना, तुरंत जोगियों को बुलवाया। राजा के पूछने पर भी ऊदल ने वही परिचय दिया। कहा कि आज तो तुम्हारी नगरी में रहेंगे, परंतु सुबह जल्दी ही अगली यात्रा पर निकल जाएंगे। राजा ने जोगियों को मोती भेंट किए तो जोगियों ने लौटा दिए। कहा, हमें मोतियों की चाह होती तो जोगी क्यों बनते, हम तो थके मांदे आए हैं, बस एक समय भोजन करा दो, कल किसी और के घर दाना पानी मिलेगा। राजा इसे अपना सौभाग्य मानकर तुरंत महल में गए तथा रानी से भोजन तैयार करवाने का आग्रह किया। रानी ने भोजन तैयार करवाकर जोगियों को बुलाकर भोजन करवाया। रानी बोली, मेरी पुत्री कुछ बीमार है, उदास भी है, क्या आप उसे ठीक कर देंगे? ऊदल ने कहा, बेटी को दिखाइए, फिर बताएंगे कि क्या उपाय करना होगा। रानी ने बेटी केसर को बुलवाया। बेटी को देखकर ऊदल ने कहा, मैं इसकी बीमारी देखूंगा, पर्दा लगा दो, कोई भी बीच में अंदर ना आवे। रानी तो बेटी को सुखी देखना चाहती थी। सुखी देखने के लिए वह कुछ भी शर्त मानने को तैयार थी। पर्दा लगा दिया गया। राजकुमारी केसर और ऊदल ही पर्दे में रहे। तब ऊदल ने कहा, भौजी, हम महोबे से आए हैं, मैं ऊदल हूँ, धांधु भाई यहाँ कैद है, मुझे बताओ, मैं उन्हें निकाल ले जाऊंगा। केसर ने तहखाने की जगह बताकर कहा कि मलखान को भी बुलवा लो। ऊदल ने संकेत से वीर मलखान को बुला लिया। तब रस्से की सहायता से ऊदल नीचे उतर गए और धांधु को ऊपर ले आए। धांधु को भी भस्म मलकर जोगी वाना पहना दिया गया और केसर को विवाह का आश्वासन दिया। फिर पांचों के पांचों गाते बजाते अपने डेरे पर पहुंच गए। राजा रणधीर सिंह बघेल नित्य नगर के बाहर देवी मंदिर का पूजा करने के लिए जाया करते थे। ऊदल ने धांधु को मुंह पर भस्म मलकर मठ में बिठा दिया
उसे बाल बिखेर कर भयंकर रूप बना दिया। ज्यों ही मठ में राजा आया तो धांधु ने फुर्ती से राजा को बांध लिया। तब धांधु को पहचान कर राजा बहुत हैरान हुआ। तुम्हें तो तहखाने में डाला था, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तब धांधु ने उत्तर दिया कि तुमने भी तो दूती के हाथ छल से मुझे बुलवाया था। छल का उत्तर छल से ही दिया जाएगा। बहुत समय तक राजा नहीं लौटा तो राजमहल में हल्ला सा मच गया। निजी रक्षक ने जाकर बताया कि राजा को महोबे वालों ने कैद कर लिया है। पिता को छुड़ाने के लिए मोती सिंह ने फौज तैयार की और महोबे वालों का मुकाबला करने के लिए चल पड़ा। दोनों ओर से रणभेरी बजने लगी, तोपें गरजने लगी। मोती सिंह ने अपना हाथी आगे बढ़ाया, ऊदल को ललकार कर कहा कि राजा को छोड़ दो और महोबे की ओर लौट जाओ। इस पर ऊदल ने उत्तर दिया, हम महोबा अवश्य जाएंगे, परंतु तुम्हारी बहन केसर का डोला लेकर ही जाएंगे, अतः जल्दी धांधु के साथ भंवर डलवा दो। मोती भी क्रुद्ध था और ऊदल भी। दोनों ओर से तोपे गोले चलने लगे और गोलियां सन्न सन्न बजने लगीं। हाथी घोड़े कट कट कर रुंड मुंड दिखाई देने लगे, खून के फव्वारे चलने लगे, नदियां बहने लगीं। दोनों दल और निकट आ गए तो भाले बर्ची और तलवारें खटाखट बजने लगीं। घुड़सवार घुड़सवारों से भिड़ गए और पैदल सैनिकों से भिड़ गए। 5 कोस तक सिर्फ सिरोही की खनक ही सुनाई दे रही थी। जो पैदल सैनिक एक बार धरती पर गिर गए फिर उठ ना सके, उन पर दूसरे जा गिरे। कुछ ने तो अपने बचाव के लिए स्वयं ही लाश को अपने ऊपर ढक लिया। महोबे वालों शूरवीरों ने ऐसी मारकाट मचाई कि बुखारे के सैनिक जान बचाकर भागने लगे। कोई अपने लड़कों को याद कर रहा था तो कोई अपने पुरखों को मना रहा था, कोई अपने माँ बाप को याद कर रहा था तो कोई कह रहा था कि इससे अच्छा तो हम जंगल की लकड़ी काटकर गुजारा कर लेते, व्यर्थ ही फौजी बने। मोती सिंह की सहायता के लिए फिर मालन जादूगरनी आई। मालन बार बार मलखान पर जादू मार रही थी, परंतु घोड़ी कबूतरी फुर्ती से इधर उधर निकल जाती थी। वीर मलखान की दृष्टि मालन पर पड़ी तो बता दिया कि मैं हूँ मलखान, मुझ पर जादू का असर नहीं हो सकता। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है और जन्म से 12वें घर में बृहस्पति बैठा है। जादू तो क्या, मौत भी मुझे छू नहीं सकती है। कहते कहते मलखान ने अपनी ढाल से धक्का दिया, मालन जमीन पर जा गिरी। मलखान को मौका मिल गया, फुर्ती से उसने मालन का जूड़ा काट दिया। जूड़ा कटते ही उसकी जादू की सारी शक्ति समाप्त हो गई। मालन को बंदी बना लिया गया। तब उसने कहा, जिन क्षत्रियों को तुमने पत्थर बना दिया था उन्हें फिर से सही सलामत मनुष्य बना दो। तब मालन ने जादू की पुड़िया मलखान को ही पकड़ा दी और कहा, इसे छिड़क दो, सब फिर से इंसान बन जाएंगे। पुड़िया के प्रभाव से मलखे ने दिल्ली के पत्थर बने सैनिकों को पुनः जीवित कर दिया। मालन का बंधन खोल दिया गया। मालन महलों में लौट गई। मोती ने देखा मालन भी काम नहीं कर पाई तो ऊदल के सामने अपना हाथी ले जाकर कहा, नाहक इन लोगों को क्यों मरवा रहे हो? आओ हम तुम आपस में निपट लें। ऊदल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपना घोड़ा मोती की ओर बढ़ा दिया। मोती ने पहले सांग फेंकी, ऊदल बच गए। मोती ने गुर्ज उठाकर वार किया, ऊदल ने फुर्ती से स्वयं को बचा लिया। फिर मोती सिंह ने सिरोही से वार किया। वार बचाते हुए ऊदल बोला, तुमने लगातार 3 बार कर लिए हैं, अब सावधान हो जाओ, मैं वार कर रहा हूँ। ऊदल ने बेंदुल घोड़े को एड़ लगाई। बेंदुल ने अग्नि दोनों पांव हाथी के मस्तक पर दे मारे। ऊदल ने होदे की रस्सी काट दी। होदा सहित मोती धरती पर जा गिरा। बस फिर क्या था, मौका मिलते ही ऊदल ने उसे बंदी बना लिया। मोती को बंदी बनाकर आल्हा के पास ले आए। राजा तो पहले से ही बंधा हुआ था। राजा बोला, हम दोनों को रिहा कर दो, हम केसर बिटिया के फेरे डलवा देते हैं। हम समझ गए हैं कि बनाफर सचमुच शूरवीर हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। आल्हा ने दोनों को तभी रिहा कर दिया। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने पंडित को बुलाकर मंडप में विधि विधान से कार्यक्रम शुरू कर दिया। मोती ने अपने चाचा अभिनंदन को भी न्योता भेज दिया। उसकी राजकुमारी चित्रलेखा भी साथ आई। वेदी बनाई गई, महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं। फिर गहनों का डिब्बा मंगाया। ऊदल ने पृथ्वीराज से कहा। पृथ्वीराज ने कहा, हम तो गहनों का डिब्बा लाए ही नहीं। ऊदल तब अपने डेरे में आए और गहनों का डिब्बा रूपन के हाथों महल में भेज दिया। इसके पश्चात केसर ने सारा श्रृंगार किया। केसर की शोभा अपार थी। फिर धांधु को बुलवाया गया, साथ में घर परिवार के लोग भी बुलवाए गए। पृथ्वीराज को भी बुलवाया गया।
आल्हा, चौड़ा, पंडित, ढेबा, ब्रह्मानंद, जगनिक, मलखान, सुलखान और ऊदल तथा सभी प्रकार के सैनिक तैयार होकर चल पड़े। ऊदल तो सबसे आगे ही थे। खूब नाच करके घोड़ों ने दिखाया। द्वार पर ही पंडितों ने स्वागत में श्लोकों को उच्चारण करना शुरू कर दिया। धांधु को वेदी पर बिठा दिया गया। गणेश पूजन तथा गौरी पूजन किया गया। नवग्रहों की पूजा करवाई गई। केसर और धांधु का गठबंधन करवाया गया। कन्यादान करवाया गया। भामर पड़नी जैसे ही शुरू हुई तो मोती ने तलवार खींच ली, पर ऊदल सावधान था। उसने तुरंत ढाल अड़ा दी। दूसरी भामर ज्यों ही खड़े हुए, तुरंत क्षत्रिय दौड़ पड़े। ऊदल ने कहा, आल्हा, आप फेरों की चिंता करो, इन सबको मैं संभालता हूँ। ऊदल, ढेबा, मलखे और ब्रह्मा चारों वीर खड़े हुए। उनका मुकाबला किया और सबको मारकर भगा दिया। इधर भामर पूरी हुई। राजा रणधीर सिंह ने बेटी केसर को डोली में बिठा दिया। पिथौरा राय को डोले की रक्षा के लिए साथ कर दिया। पहले अपने डेरे में डोला ले गए। वहां से मिलकर दिल्ली को रवाना हुए। 4 दिन सफर करने के पश्चात लश्कर दिल्ली पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान ने महोबे वालों को और कुछ दिन अपने यहाँ ठहरने का स्वागत किया। धांधु और बहू केसर को महोबे माता के पास ले जाने को कहा तो पृथ्वीराज चौहान बोले, अब महोबे जाने की बात मत करो। तो मलखान और ऊदल को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि रानी मल्लाह के पास ही चिट्ठी आई थी? उसी ने हमको बुखारे भेजा था। इसलिए माता मल्लाह के दर्शन करवाकर हम इन्हें वापस भिजवा देंगे। आप चाहें तो केसर से ही पूछ लें। रानी अगवा ने केसर से पूछा तो उसने बताया कि पाती तो रानी मल्लाह को ही भेजी थी। वह बोली, माता मल्लाह के चरण स्पर्श करना जरूरी है, फिर दिल्ली आ जाऊंगी। सबकी राजी से ऊदल ने लश्कर महोबे के लिए रवाना किया। रूपन को भेज दिया गया कि पहले जाकर माता मल्लाह को खुशखबरी दे दो कि दुल्हन आ रही है। मल्लाह तो इंतजार ही कर रही थी। रूपन वारी ने विवाह का सब हाल सुना दिया और पहुंच रहे हैं यह भी सूचना दे दी। मल्लाह माता ने स्वागत का सारा प्रबंध किया। सारे नगर की महिलाएं बुलाकर मंगल गीत गाने लगे। देवला और तिलका भी रानी वहां आ गईं। रानी मछला और फुलवा भी स्वयं सज धज कर उपस्थित हुई। माताओं ने सब बेटों की बलैयां ली, दुल्हन को आशीर्वाद दिए। धांधु और केसर ने सभी माताओं के चरण स्पर्श किए। 8 रोज तक महोबे में आनंद से रहने के पश्चात उन दोनों को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। धांधु ने जाकर पृथ्वीराज चौहान को प्रणाम किया। रानी अगमा ने दुल्हन केसर को महल में स्वागत करके भरपूर प्रेम दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार धांधु और केसर का विवाह संपन्न हुआ। यदि आप आल्हा, ऊदल तथा हमारे सनातन इतिहास के ग्रंथों को इसी प्रकार कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय भारत भूमि।